और अब हम शुरू करते हैं इस बोर्ड पर वो डायग्राम बनाने का जो खेत की तैयारी के लिए बेहद आवश्यक है। तो सर्वप्रथम जो हमारी खेत की मेड़ है, मेड़ बोले तो जहाँ से आपके पड़ोसी का खेत चालू होता है वो हमारी मेड़ होती है, और उस मेड़ को हम बेस बनाते हुए, आधार मानते हुए, मतलब जहाँ पे आपका पहला कदम आपके खेत का शुरू होता है वो कदम को आधार मानते हुए सबसे पहले नंबर आप उसको फेंस करेंगे। फेंस मतलब या तो तार का फेंस करिए, जाली फेंस करिए, या जो भी आपके पास व्यवस्थाएं हैं उनमें से किसी भी व्यवस्था के साथ आप पूरे खेत की पहले घेराबंदी करिए। और घेराबंदी करने के बाद आप खेत के अंदर जो भी स्पेस आपका जहां से शुरू होगा उस स्पेस से, फॉर एग्जाम्पल हमारा खेत बड़ा है, मान के चलिए 10 एकड़ का है, 15 एकड़ का है, या फिर 8 एकड़ का है, 7 एकड़ का है, या फिर जो भी एकड़ का है, उन सभी एकड़ों के लिए एक आइडली हम आपको डायग्राम बना के बफर जोन और खेत की तैयारी के सारे तरीके इसमें उतार के समझाते हैं। और जिनके खेत आगे पीछे होंगे, मतलब कम ज़्यादा होंगे, तो वो भी हम बाद में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक डायग्राम बनाते हैं यूनिक, और इसमें फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के बतौर ये हमारा पूरा खेत है। खेत मतलब बोले तो हमारी ये बॉर्डर है, ये हमारी खेत की मेड़ है, ठीक है, जहां पर हमारी फेंसिंग है। अब हमें क्या करना है कि इस मेड़ पर सबसे बड़े वाले ट्रीज को लगाना है। सबसे बड़े वाले ट्रीज बोले तो जिनकी हाइट सबसे ऊंची जाती है, मतलब सभी पौधों में हाइट में वो सबसे आगे रहते हैं, उन पौधों को हमें खेत के सबसे लास्ट वाली बॉर्डर पर लगाना है। कई बार हमने देखा है हिंदुस्तान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आपके मेड़ पड़ोसी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच उनकी सोच से मैच करे। तो आप इस ख्यालात में कोशिश करिए कि आपकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर से 1 से 1.5 फीट या बहुत मैक्सिमम तो 2 फीट जगह छोड़कर अंदर की साइड आप अपना प्लांटेशन करिए, ताकि पड़ोसी को आपकी आपत्ति ना हो। एकदम अगर बॉर्डर पे आपने प्लांटेशन किया तो हो सकता है कि आपके पड़ोसी को आपत्ति हो, वो कहे आपसे कि खेत में छाया आएगी या इस तरह का कोई स्टेटमेंट आए। तो उससे बचने के लिए आप खेत की मेड़ से 2 फीट अंदर ही आप अपने लेआउट को प्लान करिए। वो आपके लिए भी अच्छा होगा और पड़ोसी के लिए भी अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम ये जो हमने बॉर्डर बनाई है, इस बॉर्डर को हम बेस मान लें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर 10-10 फीट के अंतर से, ये 10-10 फीट पे हम आपको जो है पॉइंट बना रहे हैं। ये पॉइंट का मतलब ये है कि इन 10-10 फीट पे आपको होल बनाने हैं, मतलब गड्ढे करने हैं। जो सबसे बड़े वाले झाड़ हैं उनके लिए 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा गड्ढा होना चाहिए, और गड्ढा ये गर्मी के समय हो जाना चाहिए, और इस गड्ढे में प्रॉपर धूप भी लग जाना चाहिए। तो ये हमें करना है 10-10 फीट के अंतराल से, ये हमने कर दिया। और इसके होल भी हमने लगभग 2 फीट गहरे, 2 फीट चौड़े, लगभग सारे होल हमने बना दिए। और इन होलों में हमें फिर चूना और नीम पाउडर का ट्रीटमेंट करके छोड़ देना है। जब भी हम ये गड्ढे कर देंगे, गड्ढे करने के बाद हम इसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास चूना और 100 ग्राम के आसपास नीम पाउडर मिक्स करके चूने जो गड्ढे की दीवार है, दीवार के चारों तरफ उसको हम भुरक देंगे। इससे क्या होगा, धूप लगेगी और वही सेम प्रक्रिया जो खेत की तैयारी होगी वो गड्ढे की तैयारी हो जाएगी, मतलब गड्ढा ट्रीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी और इसकी जो दूरी है वो हमें 10 फीट रखनी है। ये जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी ये 10 फीट है, ठीक है। एक आइडली आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमें अंदर की बॉर्डर तैयार करनी है, और अंदर की जो बॉर्डर है वो लगभग 4 फीट के आसपास के डिस्टेंस पर हमें तैयार करनी है। ये हमने ले ली, ये
4 फीट अंदर एक और बॉर्डर डाल दी, ये आपने ले ली। शायद डायग्राम दिखने में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन चूंकि दौर ऐसा चल रहा है कि ये मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ रहा है। कोशिश करिए आप समझने की, नहीं समझ पाए तो व्हाट्सएप के माध्यम से, और जब भी आप प्रैक्टिकली उतरेंगे फील्ड पे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। लेकिन अभी आप होमवर्क तो कर ही सकते हैं। इसके बाद जब हमने ये 10-10 फीट पे ये पौधे लगाए तो इसके अंदर में भी हमें 10-10 फीट पे पौधे लगाने हैं। और ये जो हमारी बॉर्डर होगी इस पे पहला पॉइंट लगेगा, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लगेगा, और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट बनेगा। और ये जो पॉइंट हैं आखिरी वाली बॉर्डर के दोनों पॉइंट हैं, इन आखिरी वाली बॉर्डर के दोनों पॉइंटों के मिडिल में अंदर वाली लाइन का पहला पॉइंट बनेगा। और ये जो 2 पॉइंट हैं इन पॉइंटों के बीच में अंदर वाली लाइन का पॉइंट बनेगा। कुल मिला के जिग जैग, जैसा हम बोलते हैं ना, यूं 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 यूं, इस तरह से जिग जैग फॉर्म में हमें प्लांटेशन को करना है। और अब यहाँ से ये जो है हमने चारों तरफ जो हमारा बॉर्डर है खेत का, जो अंदर वाला बॉर्डर है, इस वाली बॉर्डर के जिग जैग तरीके से हमने चारों तरफ अपनी खेत की मेड़ के चारों तरफ हमने जो अंदर की बॉर्डर लाइन डाली है उस पे हमने ये सारे पॉइंट बना दिए। मतलब हमने ये सारे होल बना दिए, गड्ढे कर दिए जहाँ पर हमें पौधे को रोपित करना है। करेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस रखी है हमने, मतलब पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच में, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में ये मिनिमम 4 फीट का एक आइडल डिस्टेंस है, वो हमें सेट करना है। और इसके बाद हमें फिर अगला जो रो बनानी है, एक और रो बनाएंगे हम ये वाली, और इसमें भी आइडली 4 फीट का डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे। और 4 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम फिर से एक लाइन फिर डाल देंगे अंदर की तरफ, ये सीधा ले जाके चारों तरफ खेत को इस तरह से। आपका खेत रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, गोल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल है तो गोला बनाइए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनाइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर बनाइए, जिस भी तिकोने का है तिकोना बनाइए। किसी भी फॉर्म में आपका खेत हो, जो आपकी बॉर्डर है, कुल मिला के उसी बॉर्डर को बेस मानते हुए 10 से 12 फीट चौड़ा आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करना है खेत की तैयारी के लिए। अब इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो दूसरी वाली के जो पॉइंट थे उन पॉइंटों के बीच में, ये जो दूसरी वाली रो के 2 पॉइंट थे उसके बीच में ये पॉइंट या माने ये गड्ढा लगेगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो पहली वाली रो का होल है उसके जस्ट सामने सबसे तीसरे नंबर की आखिरी वाली रो का होल बनेगा। और इस तरह से हम जो है सभी जगहों से रेक्टेंगल में आ जाएंगे। मतलब 2 पौधों के बीच में एक पौधे के रूप में हम सेट हो जाएंगे खेत के चारों तरफ। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पहली वाली रो है उस वाली रो के गड्ढे के सामने हमारी आखिरी वाली रो के गड्ढे आ जाएंगे। ये हमारे आखिरी वाले होल हो गए। साथियों, अब इसमें सभी में आप देख रहे होंगे हमने ये जो है पौधे से पौधे की दूरी सभी जगह 10 फीट रखी है। चाहे आप किसी भी रो के किसी भी पौधे से पौधे की दूरी तय कर लें तो वो 10 फीट होगी। और रो से रो का जो डिस्टेंस है ये हमेशा 4 फीट होगा। ये यहाँ पे भी आइडली 4 फीट होगा। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे अब क्या करना है, 2 फीट का स्पेस फिर से छोड़ना है। या 1 फीट के अंदाज से भी छोड़ सकते हैं, 1 से 1.5 फीट, लेकिन 1 फीट तो मिनिमम ही होना चाहिए। 2 फीट छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। तो 2 फीट डिस्टेंस हम मान लेते हैं अंदाज से, ये हम छोड़ देते हैं। और अंदर की तरफ जो है 2 फीट छोड़ने के बाद फिर खेत के चारों तरफ ये घेराबंदी करते हैं। और ये अब घेराबंदी प्लांटेशन की नहीं है, ये घेराबंदी जो है हमारी ट्रेंच की है। ट्रेंच बोले तो जो हमें खेत के चारों तरफ खेत के अंदर में नाली का निर्माण करना है उसे हम ट्रेंच बोलते हैं। ये हमने बना दिया। और अब आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये 2 फीट चौड़ा है,
ये स्पेस जो है 2 फीट चौड़ा है और इसकी डेप्थ जो है वो भी 2 फीट है। कुल मिला के 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा ये हमें ट्रेंच बनानी है खेत के चारों तरफ। ठीक है, ये इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं ताकि डायग्राम में दिखने में आपको आसानी हो, समझने में आपको आसानी हो। ये बना दिया हमने ट्रेंच का स्ट्रक्चर, और ट्रेंच के स्ट्रक्चर के जस्ट जो है ये जो कोना होगा, मतलब समझ लीजिए कि ये आपका यहाँ जो प्लांटेशन है, इस प्लांटेशन और ये जो ट्रेंच है, यहाँ पे आप इस एरिया को लगभग ये 2 फीट के जो है बाद में यहाँ पे आप 10 फीट ब्लॉक कर दीजिए। ये पॉइंट 10 फीट ट्रेंच समेत 10 फीट, मतलब ट्रेंच 2 फीट और फिर उसके बाद 8 फीट, यहाँ पे 2 फीट और उसके बाद 8 फीट, मतलब ये एरिया 10 फीट, ये एरिया 10 फीट, ये एरिया 10 फीट और ये भी एरिया 10 फीट। ये 10 बाई 10 का हमें एक गड्ढा बनाना है, पोल बनाना है, होल बनाना है, गड्ढा धरती के अंदर 10 फीट गहरा 10 फीट चौड़ा। और ये जो है यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेंच है, ये ट्रेंच जो है ना आके पूरा गड्ढे में नहीं खुलेगी। ये ट्रेंच जो है ना यहाँ पे करीब 2 से 3 फीट गहराई पहले ये ब्लॉक हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। जब आप लेआउट डालें तो ट्रेंच खोदते समय ये ध्यान रखें कि जहाँ पर आपके गड्ढे का लेआउट आ रहा है। अब गड्ढे का लेआउट हम कैसे तय करेंगे? गड्ढे के लेआउट के लिए हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारे खेत का ढाल किस तरफ है, हमारे खेत का स्लोप किस तरफ है। या हमें ये बात नहीं पता तो बारिश में किसी ने भी तो आपके खेत को देखा होगा, उससे जाकर आप समझ सकते हैं कि आपके खेत का पानी किस तरफ जाके खेत से बाहर निकलता है। अगर उत्तर दिशा में निकलता है तो ये पोल उत्तर दिशा में बनेगा, अगर ये पश्चिम दिशा में निकलता है तो ये गड्ढा पश्चिम दिशा में बनेगा, अगर ये ढाल जो है ना दक्षिण में निकलता तो दक्षिण में, पूरब में निकलता तो पूरब में। अब आप ये समझ गए होंगे कि जहां पर हमारे खेत का स्लोप होता है, मतलब कोना होता है, उस कोने में इस गड्ढे को बनाना है। तो हमने ये 10 बाई 10 का पोल बना दिया, गड्ढा बना दिया, और जो है ये गड्ढा हमारा जो है 10 बाई 10 का। और यहाँ पे जो ट्रेंच है, अब मान के चलिए ये पूरब दिशा है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये पूरब दिशा है। पूरब दिशा में हमने ये गड्ढा बनाया और हम ये ट्रेंच चारों तरफ से खोदते हुए आए। हमें पहले से पता है कि यहाँ पर हमारा पोल बनना है, तो हमने चूना से मार्किंग कर दी और गड्ढे के 10 फीट लेआउट से 2 फीट गहरे 2 फीट पहले ही हम अपनी ट्रेंच की बॉर्डर को खत्म कर देंगे, और यहाँ पर भी 2 फीट पहले ही हम ट्रेंच की बॉर्डर को खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके खेत का ढाल है और मान के चलिए सीधा जाके आपने ट्रेंच को गड्ढे में खोल दिया, तो क्या होगा कि ट्रेंच में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, चारों तरफ से पानी गिरेगा और सीधा ढाल में बह के सीधा होल में आ जाएगा, और होल में आके फिर ये ओवरफ्लो होके चला जाएगा। तो हमारा जो पर्पस है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कि यहाँ पर हम ब्रेक कर दें, ताकि जो पानी का जो प्रेशर है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाए और पूरे खेत में पानी 2 फीट की हाइट पर ठिल के भरा रहे। अगर स्लोप 1-1.5 फीट का है तो कम से कम आधा पौना फीट तक ऊपर की साइड, जहां पर आपका हाइट पे है खेत, वहां पे आधा पौना फीट तक भी पानी ट्रेंच में होना चाहिए। और जहां पर ज्यादा गहरा है वहां पर ज्यादा गहरा होना चाहिए, और जहां पर सतह के लेवल पे है, मतलब 2 फीट के लेवल पे है, ट्रेंच के लेवल पे, वहां पर 2 फीट गहराई तक इस ट्रेंच में पानी रहना चाहिए। तो ये हमने अपनी ट्रेंच बना ली और पौधों का लेआउट तैयार कर लिया। अब हम पहले ये समझ लें कि पौधों के लेआउट के लिए जो है हमने 10 बाई 10 का डिस्टेंस सेलेक्ट किया, और फिर इसके अंदर में 4 फीट का, फिर 10-10, फिर 4 फीट, फिर 10-10, फिर 2 फीट का गैप, फिर 2 फीट गहरी नाली और 2 फीट चौड़ी, और फिर गड्ढा। अब हमें इसके अंदर, ये हमारा खेत है, अब खेत है हमारा ये। अब खेत को हम चाहें तो, एक आइडियली चर्चा कर रहा हूं मैं, आप चाहें अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। यहां तक तो आपको इसी के हिसाब से आइडियली तैयार करना है, जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आने वाली भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए फायदा देगा। ये तो आपको कॉमन ही करना है, लेकिन इसके अंदर का लेआउट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। लेकिन एक आइडिया
एक अनुभव के बतौर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये लेआउट को इस तरह से 4 भागों में डिवाइडेड कर दिया। इस 4 भागों में डिवाइडेड करने से फ़ायदा ये होगा कि अब आपके खेत के 4 टुकड़े हो गए, और इन चारों पर भी आप छोटे छोटे प्लांट जैसे नींबू है, अमरूद है, इस तरह के पौधे ये खेत के चारों तरफ बीच में तैयार कर सकते हैं। तरीका तो ये होता है कि एक लाइन ना तैयार करके आप 2 लाइन तैयार करें और इन दोनों के बीच में 4 फीट का डिस्टेंस रखें, 4 फीट का, और जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर भी आप प्लांटेशन करें। नींबू की रो लगा सकते हैं, अमरूद की रो लगा सकते हैं, जो भी है छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा झाड़ ना होता हो जिसका, संतरा लगा सकते हैं, मौसम्मी लगा सकते हैं, किन्नू लगा सकते हैं। इस तरह के बहुत बड़े झाड़ ना लगा के छोटे छोटे साइज़ के झाड़ आप यहाँ पर जिगजैग फॉर्म में इस तरह से 10-10 फीट के अंतर से ये तैयार कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हमने जिगजैग तरीके से तैयार कर दी। ये आपका क्या होगा, एक आइडियली लेआउट तैयार होगा। अब क्या होगा, आप जब भी खेत में एंटर करेंगे तो यहाँ आप पौधों के दोनों तरफ से मूवमेंट करेंगे। किसी भी खेत में आपको जाना है तो पौधों के दोनों तरफ से आप मूवमेंट करके जा सकते हैं। ये अब यहाँ पे ये तो एक हो गया आइडियली लेआउट तैयार। अब इसमें खेत में फसल कहाँ लगेगी, वो जिज्ञासा आपके दिमाग में उठ रही होगी। तो अब हमारी ये जो पॉइंट हैं, 4 खेत हैं, इसको हम बोल सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब जब हम एक आइडियल किसान बनने की तरफ जाते हैं तो आइडियल किसान का मतलब ये है कि आपका खेत इकोनॉमिकल वायबल हो, सस्टेनेबल भी हो, बायोडिस्पोजेबल भी हो और एजुकेशनल बेस्ड भी हो। आपका खेत, जब आपके खेत पर कोई विजिट करे या देखे समझे तो उसको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिले, नौजवानों और बच्चों को कुछ सीखने को मिले। इस तरह से भी आपकी डिजाइनिंग और तैयारी होना चाहिए। और एक आइडियल फार्मर को अगर अच्छी खासी इनकम करनी है, या एक नौजवान को खेती में उतर के अच्छी खासी इनकम करनी है, अच्छी खासी इनकम का मतलब जो एक सम्मानजनक अमाउंट होता है 30 से 50 हज़ार रुपये मंथली की इनकम अगर हमें फार्मिंग में करनी है तो इस तरह के मॉडल पे ही आपको जाना पड़ेगा। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डाइवर्सिफाई ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब हमें खेती में खेत के साथ में या जो है किसी एक फसल पर डिपेंडेंट ना होते हुए कई तरह के तरीकों के साथ में काम करना होगा, या कई आइडियाज़ के साथ में काम करना होगा, या कई चीज़ें या कई फसलों के साथ में काम करना होगा अलग अलग ढंग से। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, आपने पहले यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग का मॉडल लगा दिया। मोनोक्रॉपिंग में आप गेहूँ उगाएंगे, धान उगाएंगे, जो है अपना उड़द उगाएंगे, मूंग उगाएंगे, दलहन उगाएंगे, मतलब जो भी है अनाज वाली सारी फसलों के लिए हमने ये खेत सेलेक्ट कर दिया। अनाज लिख दिया हमने, यहाँ पर हम अनाज उगाएंगे अपना, ठीक है। और अनाज के बाद ये हमारा दूसरा खेत हो गया। दूसरे खेत में हम उगाएंगे फ्रूट्स, ठीक है, जिसमें हमारे सभी तरह के फल होंगे। मान के चलो ये खेत सब कुछ काट पीट के 2 एकड़ का आया या 1 एकड़ का आया, तो 1 एकड़ में आपने प्लानिंग इस ढंग से की कि जो हमने बॉर्डर पे पौधे लगाए हैं उस पौधों को छोड़कर कौन से पौधे बच रहे हैं वो सारे पौधे आप अपने खेत में 3 पार्ट में लगा दीजिए। 3 ऋतुओं के फल लगा दीजिए, बरसात के समय, ठंडी के समय और गर्मी के समय। तो 3 ऋतुओं के जब आप फल लगाओगे 1 एकड़ के खेत में, तो जो भी प्लांटेशन बेचेगा कुल मिला के आपकी हर ऋतु में कुछ ना कुछ इनकम बनी रहेगी, ठीक है। तो ये आपके फ्रूट का बगीचा आपका एक तैयार होना चाहिए। और फिर तीसरा जो बचता है वो है मल्टी लेयर के लिए। मतलब अब ये आप कहोगे ये क्यों लिख रहा है मल्टी लेयर, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की मांग है, आने वाले भविष्य की ज़रूरत है, मांग नहीं उसको ज़रूरत बोल सकते हैं। ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये एक खेत हम पहले से ही इंगित कर देते हैं, ये मल्टी लेयर है। इसमें सभी तरह की आप वेजिटेबल्स उगाइए, सब्जियां उगाइए, मतलब जो भी है, चाहे आप लौकी उगाएं, गिलकी उगाएं, तोरई उगाएं, भिंडी उगाएं, बैगन उगाएं, मिर्ची उगाएं, टमाटर उगाएं, सभी तरह की फसलें आप इसमें उगा सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद जो है ना मल्टी लेयर के बाद बचता है एक लास्ट वाला चौथा पॉइंट हमारा। इस चौथे पॉइंट में आप जो है सभी तरह की चीज़ें ऐड कर दें जो भी आपके खेत में ज़रूरत के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक रूम होता है, लिखते चले जाते हैं तो याद अच्छे से बना रहेगा। स्टॉक होता है, लेबर क्वार्टर होते हैं, कुआं होता है, इरिगेशन सिस्टम होता है, गौशाला होती है, इनके लिए फॉडर होता है, उगाने के लिए चारा होता है, फिर मशीन्स होती हैं, आप जो भी उपकरण यूज़ करते हैं खेती में वो सब होते हैं। फिर इसके बाद इसमें आपका अपना घर भी होता है, इसमें आपका अपना जो है रिटेल का काउंटर भी हो सकता है, रिटेल काउंटर, ठीक है। कुल मिला के एक हॉल भी हो सकता है, जो भी आपकी प्लानिंग हो। कुल मिला के ये सारी चीज़ें इस चौथे नर्सरी का जो स्पेस होता है, नर्सरी जहाँ पर हम बनाते हैं वो भी हो सकती है, ठीक है। कुल मिला के जो भी खाद जो है हम बनाते हैं, खाद बनाने का भी पॉइंट यहीं पे हो सकता है। दवाइयाँ जो हम बनाएंगे उसका भी पॉइंट यहीं पर होगा। कुल मिला के ये जो चौथे नंबर का पॉइंट है इसमें ये सारी चीज़ें होगी। आपका स्टॉक होगा, आपकी लेबर होगी, आपका कुआं होगा, आपका इरिगेशन होगा, आपका जो है गौशाला होगी, आपका एक हॉल होगा जिसमें आप बैठेंगे, 4 लोग और बैठ सकेंगे, आपका नर्सरी भी होगा, आपका उसमें खाद बनाने के सिस्टम भी होंगे, सभी तरह के दवाई बनाने के सारे सिस्टम होंगे, फॉडर गायों को उगाने के लिए स्पेस होगा, मशीनों को रखने के लिए, यंत्रों को रखने के लिए आपके पास स्पेस होगा, आपका घर भी होगा और आपका एक रिटेल काउंटर भी होगा जहां से आप चीज़ों को बेच पाएँ या अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाएँ। कुल मिला के जो भी चीज़ें बचती हैं आपके खेत के लिए आवश्यक, वो सब आप चौथे नंबर के पॉइंट में भर दीजिए। और ठीक इस तरह ये जो मॉडल तैयार होगा या स्वरूप लेगा 4 से 5 साल या 6 साल के बाद, ये एक आदर्श मॉडल होगा, एक आदर्श किसान की परिभाषा को प्रेजेंट करते हुए उभर के आएगा। इकोनॉमिकल सस्टेनेबल भी है, ये बायबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है। सबसे बड़ी बात, अब ये 4 मॉडल तो आपने समझ लिए, चारों मॉडल में जाने का रास्ता समझ लिया, फ्रूट समझ लिए, अनाज समझ लिया, मल्टीलेयर समझ लिए। इन चारों मॉडलों के साथ अगर आप खेत में उतरते हैं तो मेरा दावा है आप 50,000 की इनकम आसानी से 5 एकड़ के प्लॉट से या फिर जो है 4 एकड़ के प्लॉट से या मिनिमम 2 एकड़ के भी प्लॉट से 50,000 रुपये की इनकम मंथली आसानी से अर्न कर सकते हैं। और अगर बड़ा खेत है तो फिर और भी बड़ा अमाउंट आप गेन कर सकते हैं। और इसके चलते अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूं कि ये तो ठीक है हमने कर दिया, पर इतनी खिचड़ी पकाने का मतलब क्या है। अभी तो हम सीधा सीधा ट्रैक्टर में बीज के साथ में खाद को भरते और बोनी कर देते हैं और बढ़िया आराम से शेड के नीचे भजिए तल के बरसात का मजा लेते हैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत है साथियों। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से समय गुजरता है, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, दौर बदलता है, सिचुएशन बदलती है, पर्यावरण बदलता है और समय के हालात भी बदलते हैं। आज हम जिस हालात में खड़े हैं आप सभी लोग जान रहे हैं, ये पूरा विश्व जो है ना एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। और इस महामारी के दौर में इंसानों को प्रकृति ने ये बताने पे मजबूर किया या ये सिखाने पे मजबूर किया कि प्रकृति का दोहन मत करो। अगर प्रकृति का दोहन करोगे तो प्रकृति आपका दोहन कर देगी। तो साथियों, प्रकृति का दोहन ना हो या किसी भी आपदा के लिए हमें प्रकृति चेतावनी ना दे, उसके लिए हमें ये तैयारी करके रखनी है। क्योंकि आने वाले समय का आप छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान की स्थिति से आप आकलन लगा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी बड़ी पूरे विश्व के सामने चुनौतियां हैं। धरती का तापमान 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुका है, इस बात से हम अंदाज़ा लगा चुके हैं। पानी हमारा 2000 फीट की गहराई पे जा चुका है। जो जीवन के मूल अस्तित्व की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में हैं। और खतरे में इसलिए हैं क्योंकि जितना हमने आधुनिकीकरण किया है, जितना हमने विकास किया है, उस विकास के साथ हमने विनाश की खाई को और गहरा करते गए और करते चले जा रहे हैं। तो साथियों, उस विनाश की गहराई को हमें वापस भरना है और आने वाले समय में प्रकृति हमारी मानव जाति के लिए या समष्टि के मूल जीवों के लिए कोई चुनौती बन के खड़ी ना हो,
इस तरह की व्यवस्था के साथ में हम किसानों को काम करना होगा। और इसके लिए जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं तो पौधे ना केवल पर्यावरण का हिस्सा होते हैं बल्कि शुद्ध वायु देने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, अच्छी छाया देने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, और आपके खाद को देने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, और आपको फल देने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो पेड़ जो है ना, इस पृथ्वी का मूल रीढ़ की हड्डी है। अगर ये है तो समष्टि के सभी जीवों का जीवन संभव है। तो इसलिए जब हरित क्रांति देश में आई तो आप सभी को विदित होगा, या हमने किताबों में पढ़ा होगा, या सुना होगा, या किसी विद्वान से समझा होगा कि हरित क्रांति जैसे ही देश में आई तो हमारे किसानों को जबरदस्ती रासायनिक खादों के प्रयोग करवाए गए, और धीरे धीरे करके हमें आदत लगी, और जब हमें किसी एक चीज़ की आदत लगी तो हमें फिर दूसरी आदत के लिए मजबूर होना पड़ा, और फिर जब हमें दूसरी लगी तो तीसरी आदत के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस तरह से हम जिस ढंग से 1960 के दशक से हम लगातार आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, उस ढंग से अगर हम बात करें तो हमने अपने खेतों को मैदान कर दिया। पहले हर खेत में एक आम का पेड़ हुआ करता था, हर खेत में एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था, हर खेत में एक नींबू का पेड़ हुआ करता था। जब भी हम खेतों और खलिहानों में जाते थे तो बिना कोई भी फल लिए वापस नहीं आते थे। ये हमारे खेत का रूप होता था। लेकिन आज जब हम खेत पे 100 एकड़ के खेत किसान हैं, हम 200 एकड़ के किसान हैं, लेकिन जब जिस भी समय हम खेत में जाते हैं तो बस हमें खेत का एक मैदान समझ में आता है, या उसमें हम जो बोते हैं वो समझ में आता है। कोई पेड़ समझ में नहीं आता, कोई पेड़ नज़र नहीं आता है, बैठने के लिए छाया भी नहीं होती है। साथियों, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने आधुनिकीकरण को अपनाया बहुत गहराई से, और अपने मशीनीकरण के चक्कर में हमने अपने जो खेत में पेड़ लगे थे उन पेड़ों को काट दिया या मैदान कर दिया। क्योंकि हमें बड़े बड़े हार्वेस्टर चलाने थे, बड़ी बड़ी हमें मशीनें चलानी थी, वो हमने तंत्र को कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया। धीरे धीरे करके ये स्वरूप बढ़ता गया, और आज जो है ना, इसने इतना बृहद रूप ले लिया कि धरती का तापमान 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा, धरती के अंदर का पानी का स्टॉक खत्म होने लगा। ये सारी चीज़ें इसके दुष्परिणाम स्वरूप आज हमें देखनी पड़ रही हैं। अगर हम भविष्य की ओर चेतना जगा के ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर हम इस तैयारी से काम करते हैं तो जो मुसीबतों का सामना हम लोग कर रहे हैं, या एहसास में है हमारी इन मुसीबतों का सामना, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को इस चुनौती के रूप में ना करना पड़े। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कोसे, या हमारी आने वाली पीढ़ी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमारे पूर्वजों ने हमारी धरती को बंजर कर डाला, या पर्यावरण को नष्ट कर डाला, या पानी को दूषित कर डाला। कुछ तो भी हम उनके लिए प्रयास करें, एक मानव जाति के लिए नहीं, सही अपने गांव के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तो हम कुछ इस तरह का कर जाएं। तो कुल मिला के हमें ये खेत के चारों तरफ पेड़ लगाने ही लगाने हैं, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भले आपका 10 एकड़ का खेत है और 1 एकड़ जमीन चली भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 1 एकड़ जो आपकी चली गई है, वो 9 एकड़ जो खेत बचेगा वो आपको 11 एकड़ का रिटर्न देके जाएगा, बल्कि 10 एकड़ का नहीं। और इसके एडिशनल जो फायदे होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसके पहले लेकिन आपको बता दें कि कौन कौन से पेड़ हमें कहां कहां किस किस ढंग से लगाने हैं, तो आपको आसानी होगी समझने में। साथियों, ये एक हमने कंप्यूटर की सहायता से ये एक डायग्राम हमने बनाया है जो आपको समझने में आसानी हो। इसे हम ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा भेज सकते हैं। आप हमसे डिमांड करेंगे, मांगेंगे तो ये फाइल हम पूरी आपको बना के भेज सकते हैं। सॉरी, बनी बनाई भेज सकते हैं PDF के माध्यम से। और इसमें हमने पूरा ये डायग्राम और जो ये लेआउट हमने इस पे बना के आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है। ये बनी बनाई आपको मिल सकती है, आप हमें डिमांड करेंगे तो। और इसमें ये सब बड़े प्रकार के पौधे, फिर मध्यम प्रकार के पौधे, फिर छोटे प्रकार के पौधे, ये सब हमने डायग्राम में स्पेस में क्लियर किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग हिसाब से हमने प्लॉट के डिवाइडेशन भी किए। जैसे 5 से 10 एकड़ का है तो आपको 3 बॉर्डर पे काम करना है। अगर एकड़ में आपका खेत 2 से 5 एकड़ का है तो आप 2 बॉर्डर लगाइए, और अगर 1 से 2 एकड़ का खेत है तो खाली आप 1 बॉर्डर आप खेत में लगाइए। इस तरह से आपको लगाना है। और ये हमने पूरी पौधों की कंप्लीट लिस्ट तैयार की है कि कौन से पौधे आपको कहाँ लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पौधे
कहीं पे भी लगा सकते हैं। आपके लिए इन पौधों को लगाने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से पौधे आप कहाँ लगा रहे हैं। जैसे कि सबसे बिग साइज़ की अगर हम बात करें, सबसे बड़े वाले पौधों की बात करें, तो यहाँ पर हम बैम्बू को लगाते हैं सबसे पहले नंबर प्रायोरिटी पे, क्योंकि बैम्बू हमारे जो है जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है या दिनचर्या का बहुत बड़ा अंग है। तो इस पे हालांकि बहुत लंबी चर्चा है, समय वक्त कम है, तो शॉर्ट में बात करते हैं। बांस लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर हमने लिखा है मालावार नीम लगा सकते हैं, नीलगिरी लगा सकते हैं, सागौन लगा सकते हैं, पॉपुलर लगा सकते हैं, कटहल लगा सकते हैं, बेल, महुआ, कैंथा, इमली, नारियल, चिरौंजी, जामुन, अशोक, खजूर, अंजीर, खैर, गूलर, अमलतास, दालचीनी, अर्जुन, करंज और बहेड़ा। इस तरह के जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं, वो बड़े बड़े झाड़ आप बॉर्डर पे स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद उससे छोटी साइज के प्लांट लगाने हैं ताकि आपके खेत पर छाया फसल के लिए ना पड़े। बड़े साइज की पेड़ों की छाया हल्की सी छाया पड़ेगी, छोटे साइज के पेड़ों पे छोटे साइज की छाया पड़ेगी, और छोटे साइज के पेड़ों पे और छोटे साइज की छाया पड़ेगी आपके ट्रेंच में। मतलब कुल मिला के आपके खेत के अंदर फसल पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है। इस हिसाब से ये प्लानिंग और डिजाइनिंग की गई है पूरे अध्ययन के बतौर। फिर उसके अंदर जो मीडियम साइज के प्लांट लगाने हैं, उसमें आपको संतरा सेलेक्ट कर सकते हो, आप मैंगो कर सकते हो, आम कर सकते हो, आंवला कर सकते हो, मुसम्मी कर सकते हो, किन्नू कर सकते हो, काजू कर सकते हो, सेब कर सकते हो, लीची कर सकते हो, बेर कर सकते हो, अमरूद कर सकते हो, आड़ू कर सकते हो, नाशपाती कर सकते हो, गंभारी कर सकते हो, बहेड़ा भी इसमें ले सकते हैं, हरड़ भी ले सकते हैं, खिन्नी भी इसमें ले सकते हैं, बादाम, अखरोट, पलास, बबूल, कदम, चंदन, हींग और रबड़ जैसे प्लांटेशन भी आप इसके अंदर मिडिल साइज में कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है छोटे साइज के पौधों की बात। तो छोटे साइज में नींबू है, अनार है, अरहर है, केला है, एप्पल बेर सीताफल है, रामफल है, मीठी नीम है, पपीता है, सहजन है, करौंदा है, कनेर है, अरंडी है, मेहंदी है, चमेली है, वन तुलसी है, बैगनी मैंगोस्टीन है, रोज एप्पल है, जापानी बेर है, एवाकाडो है, कीवी है, खस है, तेज पत्ता है और अजवाइन। इस तरह के पौधों का प्लांटेशन आप खेत के अंदर साइड कर सकते हैं। तो जब ये सारे पौधे, इनमें से कोई एक, देखिए अब क्या होता है, हर तरह के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगी बात, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे विदेश में भी बैठे हैं और वहाँ पे भी जो है ये मॉडल अगर हमें करना है, तो ये जो लंबी लिस्ट हमने दे रखी है, इस लंबी लिस्ट में आप पहले ये देखिए कि आपके क्लाइमेट कंडीशन में कौन से पौधे होते हैं या उस एरिया में कौन से पौधे होते हैं, तो आप फिल्टर हो जाएंगे अपने आप को कि हाँ ये पौधे होते हैं। अब इन पौधों को ही आपको चूज करना है, वो आपको अंदर में लगाने हैं। ये तो मैंने एक आइडियली लिस्ट तैयार कर दी जो पूरे हिंदुस्तान और बाकी जगहों के हिसाब से भी है। फिर व्यक्तिगत तौर पे जब आप शुरू करें तो एक बार एडवाइस ले लें या फिर वहां पर सर्च कर लें कि कौन कौन से क्लाइमेट में कौन कौन से पौधे हो रहे हैं। इस बात का यहाँ पर सावधानी से वो करें। अब देखिए, ये जब हमने प्लांटेशन कर दिया, प्लांटेशन करने के बाद जो हमारी नाली है, आप जरा गौर करिए 3 साल के बाद क्या स्वरूप होगा। ये पौधे बड़े हो जाएंगे, फ्रूटिंग पे आ जाएंगे, कुछ फल भी देंगे, फल के साथ छाया भी देंगे, छाया के साथ कुछ पत्तियां भी देंगे नहीं देते ही हैं, गिरेंगी सारी पत्तियां पतझड़ के रूप में। ये जो खाली स्पेस है इसमें गिरेंगी, और खाली स्पेस में जब आपकी पत्तियां गिरेंगी गर्मी के समय में, पतझड़ के टाइम पे, तो क्या करोगे आप? पत्तियों का कुछ नहीं, खाद बनने दोगे, या फिर इन सारी पत्तियों को एक मोटी सी झाड़ू बना के सारी पत्तियों को पटक दीजिए गर्मी के समय इस नाली में, गड्ढे में, ट्रेंच में, और फिर उसके बाद बारिश आ जाने दीजिए। तो जो बारिश आएगी तो ये जो सारी पत्तियां हैं, इस बारिश के पानी और खेत की जो बहने वाली बहुत थोड़ी मिट्टी होगी, वो मिट्टी और पानी इन पत्तियों के साथ मिलेगी, तो वो पूरी तरह से आपकी पत्तियों को डिस्पोज कर देगी, कंपोस्ट कर देगी, खाद बना देगी। तो बारिश भर इन पत्तियों के साथ में पानी भी रिचार्ज होगा, और मिट्टी, पानी और पत्तियों के साथ में कंपोस्ट भी बन जाएगी। कुल मिला के 3 महीने या 4 महीने के उपरांत बारिश खत्म होने के बाद इस ट्रेंच में बनी बनाई पकी पकाई आपको खाद मिल जाएगी, और इस खाद को उठा के आप इस खेत की, इस ट्रायंगल की खाद इस खेत में डाल लेंगे, इस ट्रायंगल की खाद यहीं के यहीं इस खेत में डाल लेंगे, इस ट्रायंगल की खाद यहीं के यहीं इस खेत में डाल लेंगे, और इस ट्रायंगल की खाद इस खेत में डाल लेंगे। कुल मिला के आपका ट्रांसपोर्टेशन
आपकी मेहनत, आपकी लेबर कॉस्ट भी बच जाएगी। खाद बनाने के लिए अलग से पिट और दुनिया भर का जो भी तामझाम होता है वो भी बच जाएगा, और साथ में एक बेहतरीन खाद आपके खेत के पास ही आपको बनी बनाई मिल जाएगी। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये होगा इस मॉडल का कि ये जो ट्रेंच होगी इसमें पानी रिचार्ज होगा। जो भी आपके खेत होंगे, और खेत के अंदर जाहिर सी बात है आप रिज बेड बनाएंगे, और जब रिज बेड बनाएंगे तो खेत के स्लोप की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आप बना सकते हैं। इसमें जब पानी रिचार्जिंग की किसी टॉपिक पे या विषय पे हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल, हमने ये बेड इस तरह से हमने बनाए हैं, और इस बेड को बनाते समय ये हमने आपस में यहाँ से ब्लॉक कर दिया इन बेडों को, ठीक है, ये बंद कर दिया। और बंद करने के बाद जब बेडों से पानी बह के यहाँ आएगा तो क्या होगा, पहले तो मिट्टी हम खेत में ही रोकने की कोशिश करेंगे इन बेडों के अंदर, और फिर जब ओवरफ्लो होगा तो ओवरफ्लो होके जाके गिरेगा नाली में। नाली में जो पानी और मिट्टी गिरेगी वो रिचार्ज होगी और मिट्टी बहने से बचेगी। जब ये पानी यहाँ से ओवरफ्लो होगा तो किधर जाएगा, इधर आएगा स्लोप की तरफ, मतलब गड्ढे में गिरेगा। तो फिर गड्ढे में पानी और मिट्टी दोनों गिर जाएगी, मतलब खेत में पहले रिचार्ज किया पानी और मिट्टी रोकने का प्रयास, फिर ट्रेंच में मिट्टी रोकने का प्रयास, पानी को रिचार्ज करने का प्रयास, और फिर इससे ओवरफ्लो हुआ तो गड्ढे में पानी को रिचार्ज करने का प्रयास और पानी मिट्टी को रोकने का प्रयास। इस माध्यम से आपकी मिट्टी और पानी को संरक्षित करने के लिए कोई हमें अलग से उपाय नहीं करना है। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे तो मिट्टी भी बचेगी और पानी बहने से भी रुकेगा। तो ये तीसरा बड़ा फायदा। चौथा बड़ा फायदा ये होगा कि जब ये पेड़ बड़े होंगे तो ये एक तरह से जोन तैयार कर लेंगे, चारों तरफ आपके खेत के एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा आभा मंडल तैयार कर लेंगे फसल के लिए जो किसी भी बुरी परिस्थिति को झेलने के लिए सक्षम होगा। जैसे एग्जाम्पल, बहुत तेज आंधी आती है तो बहुत तेज आंधी ये बड़े वाले झाड़, उससे छोटे वाले झाड़ और उससे छोटे वाले झाड़ रोकने में सक्षम होंगे। बहुत तेज गर्म हवा चलती है तो ये रोकने में सक्षम होंगे। बहुत तेज ठंड का लहरा चलता है या ठंडी हवा चलती है वो भी ये रोकने में सक्षम होंगे। और इसके बाद किसी भी तरह की जो और भी आपदाएं हैं, टेम्परेचर बढ़ने को लेकर या फिर जो है किसी भी तरह के क्लाइमेट में बीमारी आने को लेकर, या कोई भी कंडीशंस ऐसी होती है जो मौसम परिवर्तन से संबंधित होती है, उन सभी तरह की चीज़ों को झेलने के लिए ये आजीवन आपकी पेड़ आपकी मदद करेंगे। तो ये एक रक्षा कवच के रूप में आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जिस तरह से आपके घर की दीवारें आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक उसी तरह पौधों के लिए या अंदर फसल के लिए ये पेड़ रक्षा कवच का काम करेंगे दीवार के माफिक। इसके बाद पांचवा बड़ा फायदा इस मॉडल का ये कि ये सारे वेंचर आपके इधर आ गए। मल्टीलेयर भी आप कर रहे हैं, फ्रूट्स भी उगा रहे हैं और अनाज भी उगा रहे हैं। मतलब जब आप मल्टीलेयर करेंगे तो मल्टीलेयर अपने आप में पूरे साल भर इनकम देने की क्षमता रखता है ये मॉडल। पर इस मॉडल के साथ में आपके फ्रूट्स भी हैं और अनाज भी है और भी खाद जैसे, दवाई जैसे और भी कई छोटे मोटे वेंचर हैं। इसमें मशरूम भी कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बाद में मधुमक्खी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मॉडल भी आपको तीनों ऋतुओं में फल देने के साथ इनकम देने की सामर्थ्य रखता है, और अनाज साल में 2 बार इनकम देने की सामर्थ्य रखता है, और ये भी लगभग साल भर इनकम। कुल मिला के अगर चारों पांचों चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो आपकी इनकम डेली रूटीन पे आ जाएगी जो एक किराना व्यापारी की आती है। अभी हिंदुस्तान में किसान की इनकम साल में 2 बार होती है, और अगर उसको एक झटका क्लाइमेट ने, व्यापारी ने या किसी बड़ी कंपनी ने या खुद के गलत तरीके ने अगर झटका दे दिया तो हो सकता है कि वो अगले 6 महीने की इनकम ब्लॉक करके अगले 6 महीने का वेट करे। मतलब फिर उस किसान की साल में एक ही बार इनकम होनी है। और अगर इस तरह से हम ढांचा तैयार करते हैं तो प्रतिदिन आपकी इनकम होगी, ये गारंटी है इस मॉडल के साथ में। तो ये इतने सारे फायदे हैं, और कुल मिला के ये मॉडल बेहद जो है आपके लिए आविष्कारक भी हो सकता है, और उसको हम अगर क्रांतिवर्धक कहें तो वो भी हम कह सकते हैं। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम ना केवल पर्यावरण को बचाएंगे बल्कि पानी को भी बचाएंगे, हवा को भी शुद्ध करेंगे और बायोडायवर्सिटी भी तैयार करेंगे। जो एक टॉपिक हम आपको बताना भूल गए, बायोडायवर्सिटी, ये एक तरह से जो है खेत की उत्पादन को बढ़ाने से लेकर और बाकी चीजें मेंटेन करने से लेकर बेहद आवश्यक होती है। आपको एक एग्जाम्पल से बता दें, विस्तृत तो ये बहुत बड़ी चर्चा, एक दिन बायोडायवर्सिटी को समझने में लग जाएगा,
परंतु यहाँ पे हम बता दें कि जिस तरह से हम अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए गानों को सुनते हैं या शांत जगह में बैठना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह पौधों की भी ज़िंदगी होती है, पौधों की भी लाइफ होती है। बस वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और आपकी जैसी सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते हैं। आपको मन होता है तो आप टॉकीज में फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं या यूट्यूब पर अपनी मनपसंद वीडियो को सर्च करके देखने लगते हैं। पौधे ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन प्रकृति ने इनके मनोरंजन की भी व्यवस्था करके रखी है। और आपने अंदाज किया होगा कभी वर्षों पूर्व या अपने पूर्वजों से सुना होगा कि हम खेतों में जाते थे और भौरे गुनगुनाते थे। एक गाना भी शायद बना है किसी फिल्म में, मुझे याद नहीं है। तो भौरे जो गुनगुनाते थे, भौरे इस प्रकृति का हिस्सा है, इस पौधों का, इन फसलों का हिस्सा है। और जब भौरे फसलों के आसपास गुनगुनाते हैं तो भौरे की जो गुनगुनाहट है वो पौधों के लिए म्यूजिक का काम करती है, इनके स्ट्रेस को ख़त्म करने का काम करती है, जो कि आज की तारीख में होता ही नहीं है। क्योंकि पौधे नाम की कोई चीज़ नहीं है तो भौरे नाम की भी कोई चीज़ तो दूर दूर तक नहीं है। तितलियां हमें देखने को नहीं मिलती हैं, मधुमक्खियां हमें देखने को नहीं मिलती हैं, जबकि ये पॉलिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। तो जब इस तरह का जब आप ये प्लांटेशन करते हो तो लगभग आपके खेत में हर तरह के पौधे आ जाते हैं, हर तरह के वृक्ष आ जाते हैं। और जब हर तरह के वृक्ष आ जाते हैं तो एक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता तैयार होती है, मतलब जीवों को रहने का स्थान सुरक्षित तय होता है। और आप देखोगे 3-4 साल के बाद हर तरह की चिड़िया आपके खेत में दिखेगी, हर तरह का जो है आपको खेत में जीव दिखेगा, हर तरह की तितली दिखेगी, हर तरह की मधुमक्खी दिखेगी, भौरे दिखेंगे। और जिस दिन ये दिखने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आपका खेत उस किराने की दुकान के माफिक सज चुका है, जो किसी भी आपदा से सुरक्षा प्रदान करने को तैयार है या आपको हर लेवल पे प्रतिदिन इनकम देने को तैयार है। तो साथियों, इस मॉडल के साथ आप काम करिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ब्रीफ में मैं आपको 2 मिनट में एक झलक में यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बायोडाइवर्सिटी तैयार होती है। ठीक आप इस तरफ अगर कैमरा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आम का प्लांटेशन है और उसके बीच में ये स्पेस है और ये हमारे खेत हैं। इस तरफ लेफ्ट में भी ये खेत है और इस तरफ देखेंगे तो राइट में भी ये खेत है। और उसके बाद जब हम पूरा इस तरफ घूम जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये प्लांटेशन है ऑलरेडी। ये लेफ्ट में प्लांटेशन है, राइट में प्लांटेशन है, बीच में चलने का जो स्पेस है जिसमें आप चलते हो, जैसा हमने डायग्राम में बताया। और उसके बाद ये हमारे खेत हैं, अगला खेत है और अगले खेत के बाद भी आप देखोगे कि बॉर्डर पे चारों तरफ प्लांटेशन है, इस तरफ भी बॉर्डर पे चारों तरफ प्लांटेशन है। ये प्लांटेशन थोड़ा व्यवस्थित नहीं है क्योंकि ये पहले से किया हुआ, इसको जब हम व्यवस्थित करते हैं तो उस डायग्राम के माध्यम से जो हमने बताया उस ढंग से आप कर सकते हैं। ये आप सामने में खेत देखेंगे तो इस तरफ भी खेत है और उसके उस तरफ भी खेत है और भी आगे खेत है, चारों तरफ खेत हैं। हम खेतों के मध्य में यहाँ पर हम अपने खेत में खड़े हुए हैं। मैंने कोशिश की है एक बार थोड़ा सा आपको समझाने की, दिखाने की, और ये बहुत मुश्किल होता है कैमरे के माध्यम से या फोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से समझना। जब तक आप इसे आंखों से प्रत्यक्ष आकर नहीं देखेंगे तब तक ये पूरी तरह से फिट नहीं होगा। परंतु फिर भी मैंने आपको कोशिश करी है ये बातें समझाने की, बताने की। अगर हम शॉर्ट में बात करें इस पूरे आज के सेशन का निचोड़ अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी के लिए जो हमें काम करने हैं, नंबर 1 बफर जोन तैयार करना, नंबर 2 ट्रेंच तैयार करना, नंबर 3 पोल तैयार करना, नंबर 4 खेत को ट्रीट करना और नंबर 5 खेत के पोषण का ध्यान रखना, खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ध्यान रखना। क्योंकि अगर उर्वरा शक्ति मिट्टी की मजबूत है मतलब आप अपनी माँ की कोख तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक माँ की कोख मजबूत नहीं होगी या माँ मजबूत नहीं होगी, स्वस्थ बच्चे की या मजबूत बच्चे की कल्पना करना ठीक बात नहीं है। ठीक उसी तरह अगर मिट्टी रूपी माँ अगर मजबूत नहीं होगी तो पेड़ रूपी बच्चे को मजबूत होने की कल्पना करना भी ठीक बात नहीं है। तो इसलिए मिट्टी के पोषण पर इन 5 तरीकों पर आप विशेष तौर पर ध्यान दें। जो किसान भाई इस खेती को लगातार अभी कर रहे हैं, ये सुधार आपके खेत में किस तरह से संभव हो सकता है वो आप देख लीजिए। और जो लोग एकदम बिल्कुल से नए से नारियल फोड़ के इस काम को शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फिट बैठेगा। क्योंकि अभी आप तय कर सकते हो कि कहाँ क्या करना है। अदरवाइज कहीं पे घर बना दिया, कहीं पे पेड़ लगा दिए, कहीं पर गड्ढा खोद दिया, कहीं पर कुछ भी कर दिया, वो आपकी प्लानिंग में नहीं होता। तो इस ढंग से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा आपको आने वाले समय में एक मॉडल के रूप में उभर के सामने आने में और एक एजुकेशनल पार्ट के रूप में
कोई भी बच्चा, कोई भी स्कूल का विजिटर्स आपके खेत पे जाता है तो वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। मतलब आप अपने खेत को बिना शब्दों के साथ भी किसी को बहुत कुछ सिखा सकते हैं इस मॉडल के साथ में। अगर खेत का पीएच कम ज़्यादा हो तो उसे मेंटेन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सटीक सवाल कहा जो चर्चा के दरमियान छूट गया। अगर पीएच आपका बहुत कम है, मतलब आपकी सॉइल एसिटिक है, और सॉइल अगर एसिटिक है तो आपको नॉन एसिटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें एसिडिटी बिल्कुल नहीं है। मतलब जिनकी सॉइल एसिटिक है वो तो रसायन बिल्कुल ऐसे छोड़ दें, मतलब जैसे कपड़ा फट जाता है तो हम बिल्कुल उसको पहनते नहीं हैं, ठीक उसी तरह। तो कुल मिला के अगर एसिटिक सॉइल है तो रसायन से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि जितने भी रासायनिक खाद होते हैं वो सभी एसिटिक होते हैं। तो अब उसके उपचार के लिए हमें क्या करना है, नॉन एसिटिक खाद के रूप में आप रॉक फॉस्फेट का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट एक ऐसा मिनरल्स है जिसको अपने स्वरूप में आने के लिए एसिड की आवश्यकता होती है, या इसकी घुलनशीलता के लिए एसिड की आवश्यकता होती है। तो जब हम रॉक फॉस्फेट को फिर गोबर के साथ मिला के खाद ना बनाएं, हम रॉक फॉस्फेट को डायरेक्टली खेत में पाउडर के रूप में भुरक दें, ब्रॉडकास्ट कर दें और इसको छोड़ दें, तो जो भी एसिडिटी आपकी बढ़ी है खेत की, मतलब पीएच कम हुआ है, वो पीएच को नॉर्मल कर देगा और फास्फोरस भी उसका रिलीज हो जाएगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। पानी खेत में कैसे दे, विस्तार से बताएं। खेत में पानी देने के कई तरीके हैं। पहला तो फ्लड इरिगेशन जो लोग करते हैं वो तो एकदम आज की तारीख की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी हमारे पास दिन प्रतिदिन कम होता चला गया है। तो पानी हमें स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर या मैनुअली फॉगर, ये 3 तरीके से पानी देने के उपाय करना चाहिए। मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग और मैनुअली फॉगर का प्रयोग मल्टीलेयर फार्मिंग में करें, और जो ओपन में हम फसलें उगाएं जैसे कि अनाज वाली हैं या फिर अपनी जो है फ्रूट्स हैं, या जो भी मोनोक्रॉपिंग के मॉडल या इंटरक्रॉपिंग के मॉडल हम इसमें करेंगे, उन सभी में जो है स्प्रिंकलर और टपक सिंचाई का आप प्रयोग करें। टपक सिंचाई के लिए सरकार काफ़ी मदद भी करती है, स्प्रिंकलर के लिए भी मदद करती है। तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई का प्रयोग करें, और मल्टीलेयर फार्मिंग में भी आप टपक सिंचाई और मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग उसमें फिर आप कर सकते हो, और मैनुअली फॉगर का प्रयोग कर सकते हो। क्या हम धान के खेतों में भी बफर जोन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। खेत कोई भी हो, आपको ठीक इसी तरह से अपनी खेतों की तैयारी करनी, चाहे आप फ्रूट्स उगाएं, चाहे वेजिटेबल उगाएं, चाहे अनाज उगाएं, चाहे जो भी उगाएं। कुल मिला के मतलब आप ये है कि ये घर है पौधों या फसलों को उगाने के लिए। आप इस तरह का स्ट्रक्चर, आप इस तरह का ढांचा आपको बनाना है, फिर आप चाहे जो भी फसल उगाएं वो सारी फसलें इसके अंदर उगेगी। आपका मोबाइल नंबर और पीडीएफ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, मैं आपको नंबर बोल देता हूं, आप नंबर नोट कर सकते हो। 9179066275। इस नंबर पर हम शाम को 8 से 10 के बीच में आप पे फ़ोन पे रहते हैं, और व्हाट्सएप भी आप इसी नंबर पे कर सकते हो। और जो भी आपकी इंक्वायरी हो वो इंक्वायरी आप व्हाट्सएप पर लिख के डाल सकते हो, चाहे आपको ये पीडीएफ लेनी हो या आपको जो भी खेत संबंधी तैयारी से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप पर लिख के दें तो बहुत अच्छा होगा। साथियों, एक बात का ध्यान रखें, कॉल कम से कम कोशिश करिए लगाने की, क्योंकि अगर आप कॉल लगाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर समय कोई ना कोई कार्य होता है, तो हर समय बात संभव नहीं हो पाती है। शाम को 8 से 10 के बीच में हमने तय किया है वक्त, उस समय पे आप कॉल पे बात कर सकते हैं। और कोशिश करिए अपने सवालों को व्हाट्सएप पे आप लिख के देंगे तो हम आपको रिटर्न में आपको जवाब दे पाएंगे, तो उसमें वक्त भी कम लगता है और आपके पास एक रिटर्न में चीज़ पहुंच जाती है, तो वो आपके हमेशा काम आती है। रॉक फॉस्फेट की जगह साव डस्ट यूज़ कर सकते हैं क्या? देखिए, रॉक फॉस्फेट की जगह आप यूज़ तो कर सकते हैं, परंतु उसमें PTO5 आपको चेक कराना पड़ेगा पहले लैब में। अगर PTO5 मिनिमम उसमें 10% आता है तो इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रेनाइट पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपका पहले PTO5 उसमें आप पता कर लीजिए कि कितना आ रहा है, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पड़ोसी केमिकल का यूज़ करता है तो उसका असर हमारे खेत में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप इस तरह का मॉडल अगर अडॉप्ट किए हैं तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप जिस तरह से आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं तो निश्चित आएगा, क्योंकि उसके खेत की मिट्टी और उसके खेत का पानी वो इंटरकनेक्टेड है, तो वो प्रभाव निश्चित ही देगा। लेकिन अगर आप इस मॉडल पे आ जाते हैं तो ये प्रभाव आपका रुक जाता है। पेड़ आपके इस प्रभाव को रोक लेंगे, फिर ट्रेंच रोकेगी, और फिर आपके अंदर के रिज बेड, इस तरह की जो चीज़ें हम डेवलप करेंगे खेत में, तो पड़ोसी का प्रभाव बिल्कुल नहीं आएगा आपके।